नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर राजसमंद से। राजसमंद के बड़ाड़ा से बड़ी खबर है। बड़ाड़ा से ये बड़ी खबर है। राजसमंद के बड़ाड़ा इलाके से बड़ी खबर। छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया छात्रों ने। यहाँ पर प्रदर्शन में ग्रामीण भी शामिल, छात्रों के परिजन भी शामिल। बड़ी खबर राजसमंद से। राजसमंद के बड़ाड़ा से बड़ी खबर है। इस वक्त की स्कूल में तालाबंदी। छात्रों ने शिक्षकों की मांग को लेकर ताला जड़ दिया। स्कूल पर डिमांड कर रहे हैं कि भैया शिक्षक दे दो, पढ़ाई करनी है हमें। लेकिन लंबे समय से चल रही इस मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने आज स्कूल पर ताला जड़ दिया। छात्रों के इस प्रदर्शन में ग्रामीण भी शामिल, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ मौजूद, परिजन भी शामिल। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर स्कूल पर तालाबंदी, कारण शिक्षकों की कमी। हमारे जो बड़ाड़ा स्कूल है उसमें कुछ हम पोस्ट जो है वो अभी खाली है और हम चाहते हैं और हमारे सभी बच्चे चाहते हैं वो पोस्ट जल्दी से जल्दी फिलअप हो, जो कि निम्नलिखित है। पहली पोस्ट है प्रिंसिपल, जो कि हमारे यहाँ पे काफी समय से प्रिंसिपल नहीं है। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। इंग्लिश टीचर की एक पोस्ट जो है हमारे यहाँ पे खाली है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक पोस्ट खाली है। जियोग्राफी की एक पोस्ट खाली है। लाइब्रेरी असिस्टेंट जो हमारे यहाँ पे जरूरी है। एंड एक LDC की पोस्ट खाली है, 2 पीएन की पोस्ट खाली है। ये हमारे सभी बच्चों की और आपको गांव वालों की आपसे एक अपील है, जो पोस्ट है जल्दी फिलअप हो। हमारे बच्चों की जो पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। राजसमंद से सहयोगी अलकेश सनाडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिक्षकों की डिमांड और एक बार फिर स्कूल पर तालाबंदी, ताला जड़ दिया इन छात्रों ने। क्या कह रहे हैं? लंबे समय से डिमांड होगी इनकी, अलकेश? जी मैं आपको बता दूं, ये बड़ाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 300 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। करीब 12 से 15 किलोमीटर के इलाके के जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंग्लिश के अध्यापक, लाइब्रेरियन समेत कुछ 7 शिक्षकों के पद और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली है लगातार। क्योंकि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का पद खाली होने से स्कूल में शिक्षण व्यवस्था लगातार चौपट हो चुकी है। क्योंकि कोई कमांड ऑफिसर नहीं होने से ऐसे में बच्चों के ऊपर कंट्रोल करने वाला और शिक्षकों को जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए लगातार शिक्षकों की मांग को और प्रिंसिपल लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण, क्योंकि यहाँ पर हाईवे के किनारे ये गांव बसा हुआ है, तो लगातार ग्रामीण भी काफी सक्रिय है। और उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मांग की थी कि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद जब शिक्षक नहीं मिले तो आखिरकार जो छात्रों को आंदोलन के पथ पर उतरना पड़ा और आज विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर तालाबंदी कर दी। फिलहाल जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल के बाहर जमे हुए हैं और शिक्षक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण भी, क्योंकि अपने बालकों का भविष्य सभी उज्जवल देखना चाहते हैं, ग्रामीण भी विद्यार्थियों के साथ में है और वो भी उस प्रदर्शन करके, क्योंकि दबाव बनेगा तो अपने आप अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और मौके पर पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं बात से रास्ता खुलेगा। ऐसे में आज इसी कारण विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने आज दबाव बनाने के लिए स्कूल में, क्योंकि जब तक शिक्षकों की आप मांग कर रहे हो तो शिक्षक नहीं मिलते, तो ऐसे में कहीं न कहीं आंदोलन का रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा। और आज आखिरकार विद्यार्थियों ने वही किया और स्कूल पर तालाबंदी कर दी। लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगातार प्रदेश से सामने आ रही हैं अलकेश। आश्वासन तक नहीं मिलता है। ठीक है, अब अधिकारी जिम्मेदार भी ये सोचकर इतिश्री कर देते हैं कि 1-2 दिन प्रदर्शन करेंगे फिर अपने अपने घर को लौट जाएंगे। खाना पूर्ति की जा रही है। क्या अब किसी तरह का कोई आश्वासन इनको मिलने की संभावना नजर आती है? किसी तरह की कोई मुलाकात की चर्चा आ रही है? कोई जिम्मेदार पहुंचे यहाँ पर इनसे मुलाकात करे? अभी तक फिलहाल अगर अभी बात की जाए मौके की, तो अभी तक कोई भी शिक्षा विभाग का जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि इसकी सूचना अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिल चुकी है कि विद्यार्थियों ने यहाँ स्कूल पर तालाबंदी कर दी है और धरने पर बैठे हुए। और बड़ाड़ा जो गांव है, बड़ाड़ा गांव का जो स्कूल है वो हाईवे पे बसा हुआ गाँव है। तो ऐसे में ज्यादा दूर की बात नहीं है कि अधिकारियों को यहाँ पर पहुंचने में वक्त लगे। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से है। जयपुर में वकीलों का हल्ला बोल, न्यायिक कार्यों का सामूहिक बहिष्कार वकीलों ने कर दिया। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत पर आक्रोश लगातार जारी। वकीलों का सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग ये लोग कर रहे हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर है न्यायिक कर्मी। सामूहिक बहिष्कार से अधीनस्थ अदालतों में कामकाज भी ठप।
प्रदेश भर में 3 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई है। इससे जयपुर में 75,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई है। बड़ी खबर जयपुर से, वकीलों का हल्ला बोल। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत पर आक्रोश। सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग। न्यायिक कार्यों का सामूहिक बहिष्कार। 8 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर ये लोग आंदोलनरत है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनके इस आंदोलन से कितना असर राकेश मामलों पर पड़ रहा है? यहाँ हजारों की संख्या में लोग फरियादी पहुंचते हैं, लेकिन अब जब ये लोग हड़ताल पर हैं तो कामकाज पर असर पड़ रहा होगा। और बिल्कुल देखिए सुमित, प्रदेश भर की जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सभी तरह की जो कोर्ट्स हैं उनमें कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। कई जगह तो कोर्टों के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। जो दरवाजे हैं वो पुलिसकर्मियों द्वारा या न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्वयं खोले जा रहे हैं, लेकिन न्यायिक कर्मचारी नहीं होने से जो ना तो अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई हो पा रही है, ना ही जो कामकाज होता है किसी केस को आगे बढ़ाना है, उसकी तारीख देनी है, वो सारा कामकाज पूरी तरीके से लगभग अब ठप है। यहाँ पर 6 दिन लगभग जो इनको लगातार जो है सामूहिक अवकाश पर हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो न्यायिक प्रशासन ने इनसे वार्ता की कोशिश की गई है, और जिस न्याय की मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं कि जो दोषी हैं सुभाष मेहरा की मौत के मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR उनके परिजन जो कर रहे हैं, तो अभी तक वो FIR तक दर्ज नहीं की गई है। यानी न्याय के मंदिर में अगर न्याय के कर्मचारी जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो एक नई तस्वीर प्रदेश में है जो निश्चित तौर पर इससे जनता परेशान है, क्योंकि प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज। ठीक, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर है, IT की रेड। उदयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर छापे की कार्रवाई लगातार जारी। रियल एस्टेट और फाइनेंस के कारोबार से जुड़े हैं दोनों। उदयपुर में 35 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। मुंबई में भी 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। बड़ी खबर। उदयपुर से बड़ी खबर, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स की रेड। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर छापे की कार्रवाई लगातार जारी। एक साथ 35 ठिकानों पर, उदयपुर में 35 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। वहीं मुंबई में भी इन्हीं ग्रुप के 2 ठिकानों पर रेड मारी गई है। बड़ी खबर उदयपुर से। चलिए, कपिल श्रीमाली मेरे से कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से जुड़ गए हैं। सीधा कपिल, क्या कुछ चल रहा है? अब वक्त बीतता जा रहा है, गुजरते वक्त के साथ क्या कुछ खुलासा हो रहा है? क्या कुछ खबर आ रही है अंदर खाने से? देखिए, मैं इस समय एक्मे ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं निर्मल, उनके घर के यहाँ मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये एक्मे ग्रुप के एक डायरेक्टर हैं, उनका घर है, और यहाँ पर भी इस समय इनकम टैक्स की जो टीम है वो घर के अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर भी सुबह सुबह इनकम टैक्स की टीम पहुँची थी और जो कार्रवाई है वो शुरू की थी। जो घर के अंदर कुछ दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम को मिले हैं वे सभी जब्त कर लिए गए हैं, और उसी के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, प्राथमिक तौर पर अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी थी कि बड़ी तादाद में जो इनकम टैक्स चोरी है उसका खुलासा हो सकता है। और अभी चूंकि ये कार्रवाई महज शुरू हुई है, आप मान के चलिए कि तकरीबन 2 से 3 दिन तक पूरा सर्च ऑपरेशन चलेगा। उस दौरान जितने भी दस्तावेज इनकम टैक्स टीम को मिलेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो पूरा एनालिसिस करेगी कि कितना की इनकम टैक्स चोरी की जो बात, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी थी कि बड़ी चोरी यहाँ पर इनकम टैक्स की हो सकती है, तो उन दस्तावेजों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कितनी इनकम टैक्स की राशि की चोरी की गई, और उसी के आधार पर जो फाइनल
फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आ पाएगा। इसके अलावा देखिए सारे दस्तावेज जो है वो जब्त किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की बेनामी संपत्ति, अघोषित संपत्ति या फिर कहीं पर भी जहां पर क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, बड़ा फाइनेंस का बहुत बड़ा बिजनेस इनका है, तो ऐसे में किसी कुछ ऐसी कंपनियां बनाई गई हो जिनमें इलीगल तरीके से इन्वेस्ट किया गया हो, वो सारी जानकारियां जो है इनकम टैक्स की टीम जो है वो जुटाएगी। तकरीबन 35 ठिकाने उदयपुर में है और 2 ठिकाने मुंबई में बताए जा रहे हैं। कुल 37 ठिकानों पर एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आप देखिए कि सभी ठिकानों पर 2-2 वाहन जो है वो इनकम टैक्स टीम के पहुंचे हैं। अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जो कि एक्मे ग्रुप के एक डायरेक्टर का घर है, यहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम के 2 वाहन हम देख सकते हैं। तो सभी जगहों पर जो जानकारी है उसके अनुसार 2-2 वाहन जो है उसमें अधिकारी पहुंचे हैं और अल सुबह टीम जो है मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचने के साथ ही जो सर्च ऑपरेशन है उसको शुरू कर दिया था। जी 35 ठिकाने जो आप बता रहे हैं कपिल, ये आप अगर स्पेसिफाई कर सकें एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप के कितने कितने ठिकाने इसमें शामिल हैं और इन दोनों ग्रुप के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकें। बिल्कुल, देखिए एग्जैक्ट जो ठिकानों की संख्या अलग अलग ग्रुपों की वो स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन 35 ठिकाने और 2 मुंबई के ठिकानों की जानकारी इसलिए भी सूत्रों के हवाले से स्पष्ट हुई है कि जो टीमें बनाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, कुल 37 टीमों का गठन किया गया था। उन 37 टीमों के अंदर 35 टीमें उदयपुर में डेप्यूट की गई थी और 2 टीमें जो है वो मुंबई में डेप्यूट की गई थी। तो कुल 37 टीमें बनी हैं दोनों ग्रुपों के। और मुख्य रूप से अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो आप देखिए कि एक्मे ग्रुप जो है ये मुख्य रूप से फाइनेंस का काम करता है। इसके अलावा रियल एस्टेट का भी इनका एक बड़ा काम जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा, अगर हम दूसरे ग्रुप की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो उनका भी जो काम है वो रियल एस्टेट का बड़ा काम है। रियल एस्टेट के बड़े काम के चलते ही वे इनकम टैक्स के सर्वेलेंस पे थे, क्योंकि कई सारी जो जानकारियां हमारे पास में है कि अकाउंट्स जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे नज़र बनाए रखता है बड़े ट्रांजैक्शंस पर, तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आए थे जिनसे इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को इन पर शक हुआ और उसी के आधार पर इनकी खोजबीन शुरू की गई। और जब टीम पूरे निष्कर्ष पर पहुंची तो आज छापे की कार्रवाई को यहां पर शुरू किया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन का समय लग सकता है जब ये छापे की कार्रवाई पूरी होगी। जी अच्छा, जिस जगह पर आप खड़े हैं इस वक्त पर वहां पर कितनी बड़ी संख्या में टीम के कर्मचारी मौजूद हैं, टीम के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं? अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें कि कितना बड़ा खुलासा यहाँ से होने की संभावना जताई जा रही है, अगर खबर मिल पाई हो आपको कपिल? हाँ बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर 2 वाहन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पहुंचे हैं। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार सभी ठिकाने जो कि जहां पर इनकम टैक्स की टीम सुबह सुबह पहुंची थी उन सभी ठिकानों पर 2-2 वाहनों में इनकम टैक्स के अधिकारी गए। तकरीबन एक वाहन में 2 से 3 जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो बताए जा रहे हैं। तो कुल 6 जने की संभावना है, 4 से 6 जने वो एक ठिकानों पर पहुंचे हैं। और सभी जगहों की अगर हम बात करें तो कुल 37 ठिकाने अब तक आइडेंटिफाई हो पाए। तो सभी जगहों पर कार्रवाई चल रही है और अब कितनी बड़ा खुलासा हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन इनकम टैक्स की टीम ने जब इतनी बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया तो निश्चित तौर पर टीम के पास में बड़ी जानकारियां जो है वो पहले से रही होगी और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी कार्रवाई को उनके द्वारा ठीक है। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से जुड़े और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। 35 ठिकानों पर उदयपुर में एक साथ ये इनकम टैक्स की रेड डाली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में एक बेकाबू फॉर्च्यूनर डंपर से टकरा गई। बड़ी खबर जोधपुर से, बेकाबू फॉर्च्यूनर डंपर से टकराई। लूणी के कांकाणी में देर रात यह हादसा हुआ। हाईवे पर यू टर्न के दौरान फॉर्च्यूनर टकराई। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर में आग लग गई। फॉर्च्यूनर में 3 लोग सवार थे, सभी लोग सुरक्षित हैं। जोधपुर से पाली की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी की घटना। बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसा। लूणी के कांकाणी में देर रात यह हादसा हुआ। बेकाबू फॉर्च्यूनर डंपर से टकराई। हाईवे पर यू टर्न के दौरान यह हादसा हुआ।
हादसे के बाद फॉर्च्यूनर में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए हादसे के तुरंत बाद की है। 3 लोग सवार थे, हालांकि गनीमत ये रही कि सभी लोग, गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित है। जोधपुर से पाली की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर में बेकाबू फॉर्च्यूनर डंपर से टकराई। हाईवे पर यू टर्न के दौरान हादसा, फॉर्च्यूनर में लगी आग। जोधपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें, ये धुएं का उठता गुबार, फॉर्च्यूनर से आग लगी। फॉर्च्यूनर में 3 लोग सवार थे, तीनों सुरक्षित। सहयोगी रंजन दवे फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर से। रंजन, किस तरह ये हादसा हुआ, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी सुमित, ये लूनी थाना क्षेत्र से जुड़ा जो मामला है उसके तहत है जो घटना रात की बताई जा रही है। और जो जानकारी प्रारंभिक तौर पर सामने आई है उसके तहत यह है कि एक डंपर जो है वह यू टर्न के चक्कर में ये पूरा हादसा घटित होना बताया है, जिसमें कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में टक्कर लगी है और उसके बाद उसमें आग लग गई है। तकरीबन 3 लोग सवार थे, हालांकि यात्री सभी कुशल हैं। इसके बाद में मौके पर रात पे जो हाईवे पे जो वाहन जा रहे थे, जो ढाबा और जो अन्य जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वे वहाँ पहुंचे और दमकल को भी बुलाया गया, आग पर भी काबू पाया गया। तीनों जो उसमें सवार थे वे सकुशल हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और वाहन को साइड में किया गया है और यातायात सुगम किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। खबर दौसा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसकी तस्वीरें बीती रात को देखने को मिली, जब जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक चोर आधा घंटे तक चोरी की वारदात करने की कोशिश करता रहा। चोर की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चोर ज्वेलरी की दुकान के शटर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। करीब आधा घंटे तक लगातार वो शटर तोड़ने के प्रयास में लगा रहा, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। आधा घंटे बाद जब चोर को आसपास के किसी व्यक्ति के आने की आहट महसूस हुई तो आरोपी मौके से फरार हो गया। एक OR ज्वेलर्स की दुकान है, मानगंज कटले के पहले पड़ती है ये। उसमें रात को 1 बजे के करीब एक अज्ञात व्यक्ति जिसने शटर को तोड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहा वो, और कोई जाग होने की वजह से या कोई पुलिस की गश्त की वजह से वो भाग गया। और अब क्या सफलता नहीं मिल पाई उसको और दुकान के शटर तोड़ने में नाकाम रहा। कोई यहाँ पे भी आया। दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चोरों के हौसले बुलंद, लेकिन पुलिस के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं इनके सामने। अपराध को रोकने में, चोरी की इन वारदातों को रोकने में नाकाम साबित नजर आ रही है पुलिस। बिल्कुल निश्चित रूप से काफी गंभीर घटना है। हालांकि जो चोर है वो वारदात करने में सफल नहीं है का पूरा घटनाक्रम है। कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह घटनाक्रम हुआ है। करीब आधा घंटे तक जो ये चोर है नकाबपोश अवस्था में यहाँ पर पहुंचता है और उसके बाद में हाथ में उसके छरिया रहता है और वो काफी देर तक जो शटर है उसको तोड़ने की कोशिश करता है और करीब आधे घंटे तक वो दुकान के पास में रहता है और शटर तोड़ने के प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। अच्छा, हास्यास्पद थोड़ा ये भी है आशीष इसमें कि पुलिस थाने के पास ही, पुलिस थाने के नजदीक ही इस वारदात को अंजाम दे रहा है और बड़े आराम से काफी देर तक, आधा घंटे तक, 1 घंटे तक ताला तोड़ने की कोशिश करता है। रैकी तो की होगी इसने, पता तो इसे भी होगा कि कुछ ही दूरी पर, चंद कदमों पर पुलिस थाना है, लेकिन फिर भी आराम से ताला तोड़ता रहता है क्योंकि इसे पता है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर बात यह है कि इतना बेखौफ हो चुका है ये कि इसको पता है कि थाना समीप है और क्योंकि ज्वेलरी की दुकान को निशाना बना रहा था तो निश्चित रूप से इसमें पहले रैकी हुई होगी और रैकी होने के बाद ये वारदात को अंजाम दे रहा था और आधे घंटे तक यहाँ से ना कोई पुलिस की गश्त गुजरी, ना कोई अन्य व्यवस्था हुई। लेकिन इसी दौरान एक पड़ोसी की जाग हो गई, तब जाके वो यहाँ से मौके से भाग गया। लेकिन करीब आधा घंटे तक वो वारदात करने का प्रयास करता रहा और बेखौफ होकर ये वारदात करने का प्रयास करता रहा। और वो जो कि जिला मुख्यालय पर जब घटनाक्रम होता है तो निश्चित रूप से सवाल अधिक खड़े होते हैं क्योंकि ग्रामीण एरिया में तो निश्चित जो गश्त की व्यवस्था है उसको कही जा सकती है कि पुलिस की वैसे ही कमजोर है, लेकिन शहरी। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।
एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 25 से 27 नवंबर तक होगा। अधिवेशन में पहले दिन योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचेंगे। 40 प्रदेश से जुड़े 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 18 साल बाद राजस्थान को अधिवेशन की मेजबानी मिली है। एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भी जयपुर की जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में हुई। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर ये बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भाई पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी समेत अन्य पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। देर शाम तक एबीवीपी की सीडब्ल्यूसी की ये बैठक जारी रहेगी। अड़सठवां राष्ट्रीय अधिवेशन एबीवीपी का। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है लवली 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर, और एक अहम बैठक भी बताई जा रही है कि जारी है जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में? देखिए, बिल्कुल 18 साल बाद राजस्थान को ये मेजबानी मिली है। पहले बताया जा रहा था अन्य राज्यों में बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल ये बैठक यहाँ पर चल रही है और राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जो है वो जोर शोर से है। बैठक में क्या कुछ रहा उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय मंत्री जो है होशियार मीणा वो मौजूद है। होशियार जी, क्या चर्चा चल रही है बैठक के अंदर, क्या मंत्रणा की जा रही है सीडब्ल्यूसी में? बिल्कुल, आज केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भाई पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के आशीष जी के साथ में दीप प्रज्वलन करके बैठक विधिवत प्रारंभ हुई है। इस बैठक में विद्यार्थी परिषद के आगामी समय में होने वाले कार्य, वर्तमान में प्रस्तावना क्या किस तरीके से हमारी समीक्षा रहेगी और एक विजन तैयार किया जाएगा कि विद्यार्थी परिषद किन विषयों पर आगामी समय में काम करने वाली है। ये प्रमुख लोगों की बैठक है और इसमें हम आने वाले समय में एक विजन किस तरह से दिशा और दशा देने का काम युवा करे। जो आज युवाओं को देश के प्रति और देश के युवाओं के प्रति देश को क्या सोचने की और समझने की आवश्यकता है, उस विषय पर एक गंभीर चिंतन है, क्योंकि युवा आज सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है और युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो देखिए, युवाओं पर फोकस रहने वाला इस बैठक का, पर्यावरण पर फोकस रहने वाला। अब आपको दिखा देते हैं यहाँ की तैयारियां। देखिए, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किले से लेकर के जयपुर के हवा महल तक का निर्माण कर दिया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, जो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के नजारा आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में बसाए गए महाराणा प्रताप नगर का, जहां पर एक हवा महल जो है प्राकृतिक सांकेतिक रूप से यहाँ पर वो तैयार किया गया है। इसके साथ में चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो सैंड आर्टिस्ट को बुला करके वो तैयार किया गया है। आदिवासियों के साथ में आम आवाज उठाने वाले जो गोविंद गुरु हैं, उनका प्रदर्शनी कक्ष जो है वो यहां पर बनाया गया है। पूरी तरह से देश के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की झलक जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब यहां पर क्या क्या किया जा रहा, तस्वीरें दिखाने के साथ में हम प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन जी से बात करेंगे कि यहां पर किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है और राजस्थान को मेजबानी मिलना कितना बड़ा महत्व है राजस्थान के लिहाज से। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं जो एक लघु भारत दर्शन यहाँ देखने को मिलेगा और वो लघु भारत दर्शन का महाराणा प्रताप की नगरी में स्वागत है। आराध्य देव गोविंद देव जी के नगरी जिसके अंदर वो जब आएंगे तो वहाँ यहाँ पर वो प्रणाम करते हुए जब अंदर घुसेंगे तो महाराणा प्रताप के एक बहुत बड़े स्टेचू को भी देखेंगे। उसके साथ साथ अभी आपने चित्तौड़ का किला आप लोगों ने देखा है। इस चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ हम लोगों ने इसमें निर्माण करवाया है। इसके साथ साथ शिव मंदिर है, जो जौहर स्थल है वो है, और रानी पद्मावती का एक स्टेचू भी यहाँ पर लगने वाला है। ये जो लेफ्ट साइड में इधर आप देखेंगे, यहाँ रानी पद्मावती का जो कुल मिला के जो ये अजय दुर्ग जिसको हम कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो वो जो अजय गढ़ है उसको दिखाने का प्रयास है। इसके साथ साथ जयपुर की आन बान शान, जब प्रतिनिधि सभागार के अंदर घुसेंगे, मुख्य सभागार में घुसेंगे, तो उनको फील होगा कि वो जयपुर की नगरी के अंदर बैठे हैं। इसलिए हवा महल का एक सभागार का जो द्वार है वो हम लोगों ने बनाया है। इसी प्रकार से जब आप एंट्रेंस करेंगे वो भी एक हेरिटेज लुक गेट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के किले हैं उनका एक परमानेंट स्ट्रक्चर है,
वो उसी प्रकार का गेट हम लोगों ने यहाँ निर्माण किया है। तो देखिए ये तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। आते ही आपको गोविंद देव जी के दर्शन होंगे, इसके साथ में पूरे देश की झलक देखने को मिलेगी। पूरे देश भर से करीब 3000 कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं, अन्य राज्यों के कार्यकर्ता से भी परिचय करवाया जाएगा जो मेहमान यहाँ पर आएंगे, और इसलिए ये तमाम तैयारियां की गई हैं। चलिए शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।